हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 5 की। और एक पीछे जो है कम्युनिटी के अंदर मैंने क्वेश्चन डाला था और उसको यानी उसके अंदर क्वेश्चन क्या था कि ए ब्लाइंड क्वेश्चन था, ए ब्लाइंड डैश सी, ये क्वेश्चन डाला था। और इसका जो आंसर जो था वो आंसर इसका माइट था, है ना। और कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर माइट कैसे है। देखिए, माइट का यूज हम उस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं जो हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल नहीं होती ना, जिसकी संभावना होने के जो चांसेस है वो नहीं के बराबर जो होते हैं, वो पॉसिबिलिटी हमेशा माइट होती है। क्लियर है। अभी देखिए, एक अंधा कैसे देख सकता है, देख ही नहीं सकता। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो है इनके अंदर यदि मॉडल अपन भरेंगे तो मॉडल वहां पॉसिबिलिटी में माइट का यूज होगा। एक क्वेश्चन मैंने और दिया था इससे पहले, उसके अंदर लिखा था देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है। और हमने लिखा था इट माइट रेन। अब देखिए, इसके अंदर भी हमने मॉडल माइट का यूज किया था कि जब आसमान में बादल नहीं है तो बरसात नहीं हो सकती, है ना। फिर भी आप कह रहे हो कि बरसात हो सकती है, इट माइट रेन, यानी कि ऐसी संभावना जो संभव नहीं होती, ऐसी पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम हमेशा ही किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। क्लियर। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आई सा ऐसा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे इसका हिंदी अर्थ बताएं। ठीक है, भी आप इसका क्या अर्थ लेते हो। तो आई सा ऐसा विच कुड नॉट सा, इसके अंदर उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच पूछा है। देखिए, एक तो सिंपल सी बात है कि यदि इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, रिपीटिशन है, क्योंकि इसके अंदर सा और सा, ठीक है, 3 बार सा वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच की अपन बात करें तो यहाँ जो है ना, एस और एस यानी कि कॉन्सेनेंट साउंड जो है, कॉन्सेनेंट है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। देखिए, लाफ्टर को आपने क्या कहा है, म्यूजिक ऑफ सोल कहा है। समझ में आ गई बात। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। तो यहां जो है आपने इसको मेटाफर यूज किया है यहाँ, तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेटाफर। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दे फॉट लाइक कैट एंड डॉग्स। देखिए, लाइक वर्ड यूज किया जा रहा है और लाइक का मतलब है सिमिली, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, नंबर 4 की। और 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहा है आई लाइक, देखिए आई लाइक अनियन। देखिए, मैं किसको पसंद करता हूं, अनियन को पसंद करता हूं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लाइक जो यहाँ वर्ड दिया गया है ना, ये लाइक वर्ड सिमिली वाला वर्ड नहीं है, ये कंपैरिजन के सेंस में लाइक यूज नहीं किया गया। यहाँ लाइक वर्ब की मेन वर्ब है। वो कहता है कि आई लाइक अनियन, मैं अनियन को पसंद करता हूँ, बट दे डोंट लाइक मी, लेकिन अनियन मुझे पसंद नहीं करते। इट मीन्स अनियन को आप एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखिए, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में 2 बातें, एक तो जो लाइफलेस थिंग्स है, निर्जीव वस्तुएं हैं, लाइफलेस थिंग्स, इनएनिमेट, निर्जीव। क्लियर। और सेकंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और इनएनिमेट नाउन को यदि आप एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो जो एग्जांपल जो होता है वो पर्सोनिफिकेशन का होता है। आई लाइक अनियन, मैं अनियन को पसंद करता हूँ, लेकिन अनियन मुझे पसंद नहीं करते। तो अनियन यहाँ जो है ना, वो क्या यूज किया गया है, एज ए पर्सन, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा।
क्लियर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि माई हार्ट, अब देखिए माई हार्ट इज डांस्ड व्हेन शी वॉक्ड इन द रूम, कि जब वो कमरे में, है ना, वो कमरे में चलती है ना, तो मेरा दिल जो है ना वो नाचने लगता है। देखिए आपने हार्ट को एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया है ना, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। माई हार्ट इज डांस्ड, मेरा दिल नाचने लगता है, व्हेन शी वॉक्ड इन द रूम, कि जब वो कमरे में चलती है ना, तो हार्ट को आपने एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया है। तो एग्जाम्पल किसका है, पर्सोनिफिकेशन का है। उसके बाद में अपन सिक्स क्वेश्चन की बात करें, है ना, सिक्स क्वेश्चन के अंदर कहा है वी डैश, देखिए वी डैश रीड ओनली द बुक्स, कि हमें सिर्फ क्या पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, और हमें क्या, किस चीज की आवश्यकता है, कि एक बार नहीं, किताबों को बार बार पढ़ना चाहिए। तो ये आप किसी को क्या दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो। और जब सजेशन की बात आती है तो सजेशन के अंदर हम यूज किसका करते हैं, शुड का। जब किसी को सलाह देनी हो, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है। तो शुड जो है वो यहाँ सजेशन के सेंस में यूज किया जाता है, तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, शुड हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान में रखना कि शुड जो है ना, शुड सजेशन के लिए तो किया जाता है, शुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी किया जाता है। शुड का यूज किस में किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी शुड का यूज किया जाता है। और जब शुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है तो उसका मतलब होता है संयोगवंश, कंडीशनल सेंटेंसेस। और यदि कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है संयोग वंश। यहाँ चाहिए के अर्थ में यूज नहीं होता शुड जो है। जैसे आपने लिखा शुड यू मीट राधिका प्लीज टेल हर टू कॉल मी, ये सेंटेंस है, शुड यू मीट राधिका प्लीज टेल हर टू कॉल मी। यहाँ शुड जो यूज किया गया ना, ये चाहिए के अर्थ में यूज नहीं किया गया, ये एक कंडीशनल सेंटेंसेस है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में जब शुड का यूज किया जाता है ना तो उसका मतलब होता है संयोगवश, ठीक है। वो कह रहा है कि बाय चांस, है ना, बाय चांस यदि आपको राधिका मिल जाती है तो क्या तुम उसे कहोगे, कि आप उसे कहोगे कि प्लीज वो मुझे कॉल करे। अब देखिए यहाँ शुड का यूज क्यों किया जाता है, आप सपोज दैट कि आप गली में खड़े हो, आपके 5-7 फ्रेंड्स आपके साथ हैं या बहुत सारे लोग, 5-10 लोग और वहां खड़े हैं। आपने किसी को कहा, बाजार जा रहे हो, उसने कहा हाँ यार एक काम करना, मुझे ये मेरी दवाई ला देना। और वो इंसान जो है ना आपको ऑन द स्पॉट ये कह देता है कि जी नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकता। तो उन लोगों के बीच में आप अपने आप को इंसल्टेड फील करते हो, है ना, कि थोड़ी यार बेइज्जती सी खराब हो गई, कुछ इस प्रकार से। तो फिर आप अपनी इंसल्ट को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक वर्ड यूज करते हो, बाई चांस। बाई चांस यदि आप वहां चले जाओ, बाई चांस जे तो हॉस्पिटल जे तो, है ना, तो दवाई ले दे होगी। बाई चांस आप यदि हॉस्पिटल चले जाते हो तो क्या मुझे दवाई ला दोगे क्या आप, आपको पता है कि वो मना कर चुका है, वो नहीं लाने वाला, लेकिन फिर भी आप उन लोगों के बीच में अपने आप को बचाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हो कि बाई चांस उठ जाए तो, है ना, तो दवाई ले दे। आपको पता वो नहीं लाने वाला। आपने कहा होगा कि आप कॉलेज जा रहे हो तो यार राधिका को कहना कि मुझे कॉल करे, काफी दिनों से उसने मुझे कॉल नहीं की, ठीक है। अब उसने कहा होगा कि भाई मेरे को कौन चाहिए जमीन, या मैं क्यों कहूं, ना मैं भी उसके हॉस्टल में जा सकता हूँ या उसके क्लासरूम में जा सकता हूँ, भाई मेरा हार्ड काम कौन करे,
है ना, उसने मना किया होगा। फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या कहा होगा कि बाई चांस जेतन मिल जाए राधिका, बाई चांस यदि आपको राधिका मिल जाती है तो यार तब तो के दे, मैंने फोन कर लिया, हाँ फिर के दूंगा। ठीक है, इट मीन्स उसको भी पता है कि कहने वाला नहीं है ना, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए ये वर्ड्स यूज किए। तो उन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी शुड का यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये कह रहा है कि वर्क हार्ड सो दैट वी डैश पास। देखिए, ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि यदि आपके पास दो सेंटेंसेस है, ठीक है, दो सेंटेंसेस है और एक सेंटेंसेस के अंदर तो आपका वो दे रहा है वर्क, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में उस वर्क का आपको दे रहा है रिजल्ट। क्लियर? दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि यदि आपका वर्क प्रेजेंट टेंस में है तो रिजल्ट में मॉडल में आता है, और यदि आपका वर्क पास्ट में है तो मॉडल में माइट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सेंटेंसेस जो हैं ये दैट से, सो दैट से और इन ऑर्डर दैट से, इन ऑर्डर दैट से जुड़े होते हैं। दैट से, सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक तरफ काम, दूसरी तरफ उसका रिजल्ट है। अब देखिए, यदि इस सेंटेंस की अपन बात करें, वी वर्क हार्ड, हम कठिन मेहनत करते हैं, ये हमारा काम है। अच्छा, क्यों करते हैं? पर्पज क्या है हमारा? पर्पज हमारा ये है कि हम पास हो सकें, है ना, रिजल्ट को आप पर्पज कह सकते हो। तो ये सेंटेंसेस आपका किससे जुड़ा हुआ है? सो दैट से। पर्पज है आपका पास होना, एक तरफ वर्क और दूसरी तरफ पर्पस है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मे और माइट का यूज होता है। अब देखिए, जो आप एक्शन कर रहे हो क्या वो प्रेजेंट में है? बिल्कुल प्रेजेंट में है। ठीक है, तो प्रेजेंट में है तो आप किसका यूज करोगे? मे का। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन है ना वो मे हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को यदि आप यूं लिख देते, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही, अब देखिए वर्कड जो है ना वो पास्ट फॉर्म है, पास्ट में दे दिया एक्शन। अब आपको यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा? माइट का। सो दैट ही माइट पास, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक तरफ एक्शन है, दूसरी तरफ उसका पर्पज है। एक्शन प्रेजेंट में है तो पर्पज में मे लगाओगे, एक्शन पास्ट में है तो पर्पज में आप माइट का यूज करोगे। क्लियर? और ऐसे सेंटेंसेस दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट से जुड़े होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना 8th क्वेश्चन दे रखा है, द टेररिज्म शुड बी। टेररिज्म को क्या कर देना चाहिए? शुड बी, दबा देना चाहिए, है ना। और दबाना होता है पुट डाउन। दबाना क्या होता है? पुट डाउन। ठीक है, कि टेररिज्म को पुट डाउन कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन है, ए सोल्जर हैज टू द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर्स। देखिए, ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर्स, ये एक सोल्जर्स को हमेशा अपने ऑफिसर्स का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कैरी आउट। उसके बाद में ए मैन इन द स्ट्रीट। देखिए, एक आदमी जो गली में है, ए मैन इन द स्ट्रीट, इडियम्स है। इसका मतलब ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के समान सोचते हैं, ऐसे लोग जो आम लोगों के समान सोचते हैं, अदर पीपल के अकॉर्डिंग थिंकिंग करते हैं। इट मीन्स वो लोग कॉमन लोग होते हैं। तो ए मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? कॉमन मैन। क्या मीन होता है? कॉमन मैन होता है। ठीक है, हु थिंक लाइक मोस्ट अदर पीपल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? इसके लिए लिख सकते हैं हु थिंक लाइक मोस्ट अदर पीपल। ठीक है, जो आम लोगों के समान सोचता हूं, इट मीन्स कॉमन मैन। टू थ्रो कोल्ड वाटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? कि आप किसी भी पर्सन को हतोत्साहित करते हो, डिस्करेज करते हो। ठीक है, उसका मनोबल गिराते हो, है ना। आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, रीट की तैयारी कर रहे हो और लोग आए, है ना,
कुछ नहीं होने वाला। 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, 3-3 सालों से पढ़ रहे हैं। अरे भाई तूने तो 1 महीने से किताब उठाई है, तेरे घटना को लग गया है। हाँ, इट मीन्स ये डिस्करेज करना किसी को, हतोत्साहित करना, टू थ्रो कोल्ड वाटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू डिस्करेज। ठीक है। उसके बाद में कैटास्ट्रॉफी की बात कर रहे हैं अपने ड्रामा के अंदर आगे। कैटास्ट्रॉफी क्या होती है? विपत्ति होती है ना। और विपत्ति किस में आएगी? विपत्ति जो है वो एक ट्रेजेडी में आती है। ठीक है, किसी भी हीरो के ऊपर जो विपत्ति है ना, ट्रेजेडी होना तो कैटास्ट्रॉफी जो है ये एंडिंग ऑफ द ट्रेजेडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडिंग ऑफ ए ट्रेजेडी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में व्हेन डिजाइनिंग द रिवार्ड ऑफर, कि जब आप एक डिजाइन कर रहे हो रिवार्ड ऑफर को, तो रिमेडियल टीचर शुड टेक नोट द फॉलोइंग्स। तो जो रिमेडियल टीचर जो है ना, उसको क्या ऐसी चीजें जो वो ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वो एक रिवार्ड स्कीम बना रहा है। सेट वेरी हाई ऑब्जेक्टिव इवन इफ अनअचीवेबल, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव वो सेट करे कि बच्चे उसको अचीव न कर सकें? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर सेकंड क्या है? सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक एम। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन थोड़े और देख लें। रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द रिवार्ड स्कीम वंस इन 5 और 6 ईयर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि आप जो है ना रिवार्ड स्कीम के अंदर रिव्यू और रिवाइज जो है हर बार करना होता है। तो ये 5 और 6 ईयर तो नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। ठीक है। फिर कर रहे हैं डिस्कस विद पेरेंट्स। नहीं, पेरेंट्स से डिस्कस करके थोड़ी आप रिवार्ड दोगे किसी स्टूडेंट को। तो इसका ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें, रिमेडियल टीचर शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग डीलिंग विद द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आप स्टूडेंट की बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर देखें। रिमेडियल टीचर शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग व्हेन डीलिंग विद द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करनी चाहिए कि जब आप उनके बिहेवियर को लेकर, उनके बिहेवियर की प्रॉब्लम को लेकर आप डील कर रहे हो स्टूडेंट से, तो हमें क्या करना चाहिए? शुड ऑलवेज पे अटेंशन ऑफ देयर मिसबिहेवियर, कि हमें हमेशा ही उनके जो मिसबिहेव के ऊपर क्या देनी चाहिए? अटेंशन देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और उसे करेक्टली सही करने की हमें क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट को देखिए, बहुत सारे हमारी लाइफ के अंदर भी हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दिल्ली के अंदर क्रेज है एक स्पेशल वाले का, मैं नहीं बोल सकता है ना, वो हर बात के लिए वो वर्ड भी यूज करते हैं, डैश डैश डैश। तो ये उनका जो है ना एक प्रकार की मिसबिहेवियर है ना। एक तकिया कलाम हो जाता है किसी भी स्टूडेंट का, गाली निकालना है, झगड़ा करना है, या बैठे बैठे सामने वाले के पेंसिल है ना, पेंसिल मार देना, या जो है इंक वगैरह उसके टेबल पे बिखेर देना, है ना। ये मिसबिहेवियर जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको आपने जब उनको मिसबिहेवियर को आपने उनका वो उसके ऊपर अटेंशन देनी है ना। तो आप कब अटेंशन दोगे? जैसे ही बच्चा मिसबिहेवियर करता है उसे तुरंत उसे टोक देंगे, ऐसा नहीं करना। तो शुड ऑलवेज पे अटेंशन ऑफ देयर मिसबिहेवियर। ठीक है, आगे और देख लें कि कई और ऑप्शन तो नहीं दे रहा इससे बेस्ट वो। ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल्स इन क्लास एंड देयर बिहेवियर। नहीं, जब आप बिहेवियर प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहे हो तो फिर परफॉर्मेंस को लेकर तो कोई मैटर नहीं होता। गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू पीपल्स गुड बिहेवियर। हाँ, ये ठीक है कि आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो स्टूडेंट को उनको गुड बिहेवियर के लिए, लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट है रेफर्स द केसेस टू स्टूडेंट्स गाइडेंस ऑफिसर टीचर फॉलो अप एक्शन। और आप उनको क्या कर सकते हो? इन केसेस को रेफर कर सकते हो जो गाइडेंस ऑफिसर है, टीचर्स जो हैं, फॉलो अप, ताकि उनका वो क्या कर सके? एक्शन ले सके। देखिए,
तीन ऑप्शन बिल्कुल नजदीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट यही है कि हमेशा ही हमें जो स्टूडेंट के मिसबिहेवियर को लेकर क्या करनी चाहिए, मिसबिहेवियर को लेकर क्या है, अटेंशन जो है वो देनी चाहिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में है 15 क्वेश्चन, फॉर इवेल्युएशन ए पोस्टर डिजाइंड, पोस्टर डिजाइंड जो आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हो एज ए पार्ट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्राइटेरिया वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द जजेस, है ना, कौन सा क्राइटेरिया जो है वो अप्रोप्रिएट होता है। रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है, स्टाइल, वर्ड लिमिट, यूज ऑफ कोटेशंस, स्टाइल एंड विजुअल अपील्स। देखिए आप कोटेशन का यूज नहीं करना चाहिए, अब इवेल्यूएशन की अपन बात कर रहे हैं, है ना। स्टाइल है, विजुअल अपील है, सबसे अच्छा इवेल्यूएशन कौन सा है, क्रिएटिविटी, बिल्कुल अच्छी बात है, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, विजुअल अपील होनी चाहिए, ठीक है, और क्रिएटिविटी, फॉन्ट्स एंड विजुअल अपील, तो सबसे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है जो है वो हमारा सी हो जाएगा, क्रिएटिविटी, रिलेवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील। क्योंकि जब अपन इवेल्यूएशन लेते हैं तो जिस चीज को लेकर इवेल्यूएशन होना है वो कंटेंट जो है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 16 क्वेश्चन दिया है, नेचुरल मेथड। देखिए नेचुरल मेथड की अपन बात करें तो नेचुरल मेथड डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है, ठीक है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, नेचुरल मेथड जो है वो हमेशा डायरेक्ट मेथड होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन टीचिंग, देखिए ब्लैक बोर्ड का है, क्लास का भी है, टेस्ट बुक का भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है, टीचर का। विदाउट टीचर ये चीजें जो है इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर जो है डायरेक्ट मेथड डेवलप्स क्या करता है, वो स्पीच एबिलिटी को डेवलप करता है, ये ध्यान रखना, स्पीच एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, किसको लेकर, फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है एंड ऑफ एवरी चैप्टर, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया था कल, आप जाके देख सकते हो, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन पे। एंड ऑफ द एवरी चैप्टर सही है, क्योंकि यदि एंड ऑफ यूनिट या कोर्स की बात करें तो वो समेटिव हो जाता है। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल फॉर्मेटिव है। क्विक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एंड ऑफ यूनिट और कोर्स ये समेटिव इवैल्यूएशन है, तो जो नो सही नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट को लेकर, तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसने कहा इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इनकॉर्पोरेटेड इन द डे टू डे क्लासरूम, बिल्कुल सही है। मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है। और दिस इज द सिस्टमेटिक डाटा बेस्ड असेसमेंट, ये गलत है, क्योंकि सिस्टमेटिक डाटा जो होता है वो फॉर्मल असेसमेंट होता है, और फॉर्मल असेसमेंट जो है वो सबमेटिव में आती है, तो डी ऑप्शन गलत है हमारा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था विच इज नॉट ट्रू, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा आप विच इज नॉट ट्रू, ज्यादा अच्छा यही है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये अब सही है क्वेश्चन कि इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड जो ट्रू नहीं है वो कौन सा नहीं है, कि दिस इज सिस्टमेटिक डाटा बेस्ड असेसमेंट, क्योंकि सिस्टमेटिक बेस्ड डाटा असेसमेंट जो होता है वो फॉर्मल असेसमेंट होती है, नहीं कि इनफॉर्मल होती है, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, विच इज नॉट ट्रू कर देना इसमें। उसके बाद में फोनेटिक है, फोनेटिक के अंदर पहला दे रखा है सजेशन। देखो इसे शन मत पढ़ना, ये सजेशन नहीं है, STION च का साउंड देता है, सजेशन प्रोनाउंसिएशन है। तो इसका जो पहला ही फोनेटिक है वो सही है, सजेशन। ठीक है, फिर उसने दे रखा है एनोई। ठीक है, एनोई आपको बताया था कि ए फॉर एप्पल, यदि ए का साउंड देता है तो रिवर्स 6 का यूज करते हैं अपने ये वाला, है ना। तो सबसे पहला ही सही है आपका एनोई। फिर इसने 23rd दे रखा है। देखो अभी इस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना। ठीक है, इसे क्या करते हैं कि कोई तो इसे बोल देता है स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट और कोई स्टूडेंट बोलता है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन है बड़ा ही सॉफ्टली बोला जाएगा, स्टूडेंट, ST फिर यह फिर बड़े ओ की मात्रा, स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। क्लियर। फिर उसके बाद में 24 है कॉम। देखिए M और B यदि आते हैं, क्या आते हैं, M और B, M और B, तो ध्यान रखना कि इसमें B साइलेंट रहता है, इसमें B क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कॉम होगा, और कॉम में डिफ्थोंग है, कॉम। क्लियर। तो जो इसका फोनेटिक सिंबल जो होगा वो हमारा A नंबर हो जाएगा, कॉम। कौन सा हो जाएगा, A, कॉम। और इसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। ठीक है, ये कुंभ दे रखा है, ये कम्ब दे रखा है, कॉम। तो ये था अपना आज का टेस्ट। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके लाइक भी कम है, कमेंट भी कम है और शेयर भी कम है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।